तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना 2026 के अंदर, इसके लिए, ठीक है? और मैं आपको एक बात शुरू में ही बता देता हूँ कि मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहूँगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, अरे पूरी बुक ही कर लो ना, नहीं। क्योंकि देखिए आपका फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम समय रह गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 23 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है? ये 23 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बच्चों, जो हर साल के पेपर के अंदर रिपीट होकर के आते ही आते हैं। आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा, ठीक है? आपका यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम कब-कब होने वाला है? तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका फिजिकल का पेपर होगा यहाँ पर 28 फरवरी को, ठीक है? 28 फरवरी 2026 को। और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं क्लास 11th के, उनका यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम होगा 2 मार्च को, ठीक है? 2 मार्च 2026 को। तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो, ठीक है? अगर आप 28 तारीख को अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 28 फरवरी को या फिर 2 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? और मैं तो कहूँगा अगर आपके पास नोटबुक है यानी कि कॉपी है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए, इससे आपको डबल याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है? मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए आप ये ना सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, मैं आपको हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस करवाऊँगा और इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊँगा, ठीक है बच्चों? और इसके अलावा मैंने केस स्टडी के ऊपर अलग से यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर पूरे सिलेबस के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी वाले क्वेश्चंस निकलते हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो वो सारा मैंने आपको उस वीडियो में करवा दिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो पर ना आप सभी बच्चे दबा करके लाइक कर दीजिए। मैं एक लाइक का टारगेट रख देता हूँ, 1000 लाइक्स का, ठीक है? मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक, ठीक है? और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो डायरेक्टली मुझसे, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह को मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि डोपिंग की अवधारणा को विस्तार से लिखिए, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका डोपिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा डोपिंग के बारे में। देखिए, डोपिंग की अवधारणा की अगर बात करें, तो ये जो शब्द है ये खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है? और ये जो डोपिंग होता है बच्चों, इसको ना मैं आपको एक चित्र की मदद से समझाता हूँ। आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे कि डोपिंग होता क्या है वास्तव में। तो समझिए बच्चों, तो यहाँ पर जो आपको कार्टून दिख रहा है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखिए। इस कार्टून की सहायता से हम लोग समझते हैं कि डोपिंग होता क्या है। तो इस कार्टून में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये भाग रहे हैं, ठीक है? और इनको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, खिलाड़ी है यानी कि प्लेयर्स है। और यहाँ पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर रेस चल रहा है, यानी कि दौड़ने का कंपटीशन चल रहा है और ये सभी भाग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो ये खिलाड़ी सबसे आगे है, यानी ये वाला जो प्लेयर है ये सबसे आगे है और ये सबसे पीछे रह गया। फिर भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि यार मैं भी कैसे भी करके भाग के आगे पहुंच जाता हूं करके, ठीक है? ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि ये थक चुका है, इसका शरीर थक चुका है भागते भागते। तो ये क्या करेगा, अब सबसे आगे निकलने के लिए गलत तरीके अपनाएगा, ठीक है? अपने शरीर को, इसका शरीर तो अब थक चुका है इस खिलाड़ी का, तो अपने शरीर को ना एक इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो उसके लिए ये डोपिंग का इस्तेमाल करेगा। डोपिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है? या कुछ ऐसा ड्रग हो सकता है जो कि अगर बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाए तो बहुत तेजी से हमारी बॉडी रिएक्ट करता है और एनर्जी आता है हमारे बॉडी के अंदर। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, अगेन ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है? डोपिंग होता क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये कुछ ऐसा दवाई ववाई लगा लेगा अपना शरीर में, ये वाला जो पीछे वाला सबसे खिलाड़ी रह गया है। और जैसे ही वो दवाई वगैरह लगाएगा अपनी बॉडी के अंदर, एकदम तेजी से उसका बॉडी रिएक्ट करेगा और उसके शरीर में ना एकदम ऐसा सुपरमैन वाला जान आ जाएगा। और ये जो सबसे पीछे है अभी, ये सबसे आगे पहुंच जाएगा, एकदम सबसे आगे, ठीक है? और जा करके ये रेस जीत जाएगा।
इससे और लोगों को लगेगा अरे भैया एकदम से ये तो इतना पीछे था, इसके अंदर इतना जान कैसे आ गया कि एकदम आगे आ गया। ठीक है, तो इसने क्या इस्तेमाल किया, इसने डोपिंग इस्तेमाल किया, यानी कि गलत तरीके इस्तेमाल किए जिससे कि ये रेस को जीत सके। ठीक है, और ऐसा कई खिलाड़ियों को यहाँ पर करते हुए देखा गया है, चाहे राष्ट्रीय लेवल के आपका यहाँ पर जो गेम्स होते हैं यानी कि नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं या इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं उसके अंदर। तो जो भी खिलाड़ी ये करता हुआ पाया जाता है उसको या तो बैन कर दिया जाता है, ठीक है, या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से हटा दिया जाता है गेम के अंदर से, या उस खेल के अंदर से उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि भैया आप यहाँ पर अभी बैन है, आप यहाँ पर खेल नहीं सकते क्योंकि आप खेलने के गलत तरीकों को अपना रहे हैं। समझ में आ गया आपको डोपिंग क्या होता है? चलिए अब जो हमारा आंसर लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डोपिंग का जो हम आंसर पढ़ रहे हैं उसके पहले पॉइंट में हमें क्या बताया गया है कि जब एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए तरीकों जैसे निषेध पदार्थों का उपयोग करते हैं, सामान्यतः इन्हीं तरीकों से हम यहाँ पर डोपिंग होते हुए देखते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया उस चित्र के मदद से कि कैसे खिलाड़ी अपने खेल के प्रदर्शन को सुधारने के लिए यहाँ पर गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो अपने बॉडी को गलत तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और डोपिंग कर जाते हैं। ठीक है, खेल में प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को आमतौर पर डोपिंग कहा जाता है और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों द्वारा अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग खेलों की भावना के खिलाफ जाता है। जाहिर सी बात है, देखो एक यहाँ पर व्यक्ति है जो पूरी मेहनत से पूरे लगन से एक गेम को खेलने के लिए जा रहा है, या एक हम रेस ले लेते हैं, एक दौड़ वाला कंपटीशन ले लेते हैं, ठीक है, वो दौड़ लगाने जा रहा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो डोपिंग कर लेता है और वो जीत जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही हुआ ना, आपकी जो खेल की भावनाएं हैं इसके खिलाफ ही हुआ ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो आई होप कि आपको डोपिंग समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट द कंसेप्ट ऑफ डोपिंग इन डिटेल। तो डोपिंग क्या होता है, ये एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है जो सो कि फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स की फील्ड में इस टर्म को यूज़ किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, अनफेयरली अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाकी आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम 2026 की तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं और लिटरली बता रहा हूँ कम समय में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैम्पल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। जैसे अभी आपका फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पर फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए समय बहुत कम है और इतने कम समय में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के 10 सैम्पल पेपर हमने बना करके रेडी कर दिए हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना बच्चों जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा। 10 सैम्पल पेपर दे रहे हैं बच्चों, पूरे सिलेबस का निचोड़ है इसमें। जैसे गन्ने को यहाँ पर गन्ने वाले जूस के मशीन में डाल के उसका रस निकाल लिया जाता है ना, तो पूरे सिलेबस को निचोड़ लेंगे ना तब ये 10 सैम्पल पेपर बनता है। ठीक है, तो इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा। और इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल के पेपर में बार बार रिपीट होकर के आए हुए हैं। तो ऑलरेडी हजारों बच्चे सैंपल पेपर्स ले रहे हैं और टॉपर बन रहे हैं, तो आप भी जरूर बनिए। स्क्रीन पर यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है हमारी टीम का, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं 50% के डिस्काउंटेड रेट पर। जी हाँ बच्चों, सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है एक सब्जेक्ट का वो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% के डिस्काउंटेड रेट पर केवल और केवल 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का 10 सैंपल पेपर आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ लेते हैं तो उसके साथ आपको एक सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, केवल और केवल 399 रुपीज़ में। तो आज ही इन सब सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोविज्ञान के महत्व को समझाइए। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा होता है यानी फिजिकल एजुकेशन होता है और जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो मनोविज्ञान होता है इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोविज्ञान का महत्व जो कि इस प्रकार से है, यह शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होता है।
ठीक है, जो शारीरिक गतिविधियां होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसको यहाँ पर ये बढ़ावा देने में काफ़ी यहाँ पर सहायक होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। जो हमारा आत्मविश्वास होता है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। ठीक है, ये आपका साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर, यानी कि खेल कूद में जो मनोविज्ञान होता है वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास होता है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट है बच्चों, स्वस्थ आदतों को विकसित करता है। ठीक है, जो हेल्दी हैबिट्स है, ठीक है, कि क्या क्या स्वस्थ आदतें हमें यहाँ पर अपनानी चाहिए, उसको ये डेवलप करता है। अगला, लक्ष्य निर्धारण में सहायक होता है कि किस तरह से हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है साइकोलॉजी किसके अंदर, फिजिकल एजुकेशन एंड आपका स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, तनावपूर्ण स्थितियों के निवारण में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है जिसके अंदर हम फुल एकदम हमारे मत्थे में एकदम टेंशन भरा होता है ना, उस टाइप का कह सकते हैं आप, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान। अगला, बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होता है और एकाग्रता में वृद्धि करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारी एकाग्रता, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन जो होता है उसके अंदर ये हमारा बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। किसी चीज़ पर हम ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करके वो चीज़ कर पाते हैं, कोई भी चीज़ वो हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है कि ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हेल्दी हैबिट्स जो होता है उसको यहाँ पर डेवलप करता है, हमारे गोल्स को सेट करने में यहाँ पर हमारी मदद करता है, स्ट्रेस वगैरह की सिचुएशन में काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है हमारा, और यहाँ पर जो ओवरकम करता है हमें ऑब्स्टिकल से, और हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि ओलंपिक खेलों के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, यानी कि ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। तो देखिए 3 उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि जो ओलंपिक खेलें होती हैं उसका एक उद्देश्य होता है कि विश्व के लोगों में बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा और कल्याण को उन्नत करना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं उनका बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा का कल्याण हो। ठीक है, इन सब में हमें डेवलपमेंट देखने को मिले, इसलिए यहाँ पर ये ओलंपिक खेलें आयोजित करवाई जाती है। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक गतिविधियों और आमोद प्रमोद द्वारा सुधारना, एक ये लिख सकते हैं। और एक दो और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं और दूसरे उत्तरदायी निकायों के साथ सहयोग करना। ठीक है, चाहे आपका नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, जो भी संस्थाएं होती हैं बच्चों, यानी कि आपका यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो आपका रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ होते हैं, उनके बीच में एक तरह से ना संबंध स्थापित करके रखना, सहयोग बढ़ा करके रखना, है ना, मेल मिलाप बढ़ा करके रखना। तो ये भी एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप लिख सकते हैं, यानी उद्देश्य के अंदर लिख सकते हैं कि ओलंपिक्स गेम जो है वो होते हैं। अगला, शारीरिक गतिविधियाँ जैसे खेल और आपका खेल कूद में रुचि को उत्साहित करना। ठीक है, यानी इंटरेस्ट जगाए रखना स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर, गेम्स वगैरह के अंदर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य है ओलंपिक गेम्स, यानी कि आपका जो ये ओलंपिक खेले हैं उसका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किशोरावस्था की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आप 11वीं क्लास में हैं, तो आप में से ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किशोरावस्था की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में बताइए एकदम विस्तार से। तो देखिए किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला, सामंजस्य और स्थिरता में कमी। ठीक है, देखिए किशोरों में स्थिरता की कमी होती है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है बच्चों, तो 17 साल तक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर किशोरावस्था में रहते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका लगभग 10 साल के आसपास से शुरू हो जाता है जहाँ तक है। ठीक है, और 17 साल की उम्र तक आपका यहाँ पर किशोरावस्था चलता है, जिसके अंदर हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं।
ठीक है। आपने अपनी बॉडी में नोटिस किया होगा कि आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे जो कि किशोरावस्था के दौरान होते ही होते हैं, सभी के साथ होते हैं। आपके साथ अभी हो रहा है, हमारे साथ पहले हो चुका है, हमसे जो सीनियर्स है उनके साथ भी हुआ है और आपसे जो जूनियर्स है उनके साथ भी होगा। ये एक मानवीय कह सकते हैं प्रक्रिया है जो हर मानव के साथ होता है, चाहे एक मेल हो या फिर एक फीमेल हो, ठीक है, सबके साथ ये होता है। तो जब किशोरावस्था होती है बच्चों, तो इसके अंदर अगर हम समस्याओं की बात कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि किशोरावस्था में या किशोरों की स्थिरता में हमें ये कमी देखने को मिलती है। मतलब जब किशोरावस्था चल रही होती है तो जो किशोर होते हैं, जो बच्चे किशोर होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं, वे क्या होते हैं, अपने परिवार और समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कई बार। अगला, महत्व की अनुभूति। किशोर खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं लेकिन उनके माता पिता उनकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। किशोर जो होते हैं ना बच्चों, वो कई बार खुद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं लेकिन माता पिता उनकी भावनाओं को कभी भी ज़्यादा वो गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि किशोरावस्था में होता है ऐसा कि हम कभी कभी कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो कि सही नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ को हमारे जो माता पिता होते हैं वो भली भांति समझते हैं, इसलिए वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन चीज़ों को नहीं देते हैं। एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि कैरियर चयन की समस्या। किशोरों को अपने कैरियर के बारे में निर्णय लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वे अपने फैसले में स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। जो किशोर होते हैं वो यहाँ पर अपना कैरियर चूज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली चाहते हैं कि हाँ, स्वतंत्र होकर के हम अपना फैसला लें, लेकिन कई बार माता पिता की कुछ उम्मीदें होती है कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेंगी, है ना, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण भरण पोषण किया है, तो उनकी भी तो कुछ उम्मीदें होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई तथा ऐसे शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था। मतलब इसको शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था और खेलो इंडिया प्रोग्राम की संरचना समझाइए। तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी। फिर यहाँ पर पूछा कि इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और लास्ट में पूछा है आपसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में कि ये स्टार्ट कैसे हुआ और कब हुआ। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो और युवा मामलों के मंत्रालयों ने 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी और ये 2018 में जाकर के पूरी तरह से एक तरह से लागू हुआ था, ठीक है। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य देश की युवा प्रतिभाओं और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और प्रारंभिक प्रतिभाओं का पोषण करना है, ठीक है। यानी कि ये स्टार्ट किया गया ताकि देश के अंदर जो टैलेंट है वो निखर करके आए, जो भी प्लेयर्स है, नए नए प्लेयर्स वो सामने आए और देश का नाम रोशन करे, ठीक है। भागीदारी को बढ़ावा देने, ठीक है, मतलब प्रारंभिक प्रतिभा की पोषण, जन भागीदारी यानी जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत का वैश्विक खेलों से जोड़ने पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट किया गया ना खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो ये इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि ग्रामीण भारत से भी ज़्यादातर जो टैलेंटेड प्लेयर्स वगैरह है, टैलेंटेड लोग हैं, वो निकल करके आए और देश में मतलब देश के लेवल पर या फिर विदेश के लेवल पर नाम वगैरह रोशन हो। एक उच्च स्तरीय कमेटी नियुक्त की गई है जो विभिन्न खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करती है और उन्हें 8 वर्षों तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो रही है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कैसे टैलेंट को निखारा जा सकता है, हमारे देश में टैलेंट को यहाँ पर बाहर लाया जा सकता है। हमारे देश में ये खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ और न केवल शुरू हुआ, यहाँ पर एक कमेटी भी बनाया गया, ठीक है, एक हाई लेवल कमेटी जिसका काम यह है कि विभिन्न खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो होते हैं जिनकी पहचान वो कर लेते हैं, उन्हें वो 8 वर्षों तक 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, वो भी प्रति वर्ष। सोचिए हर साल 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं ताकि वो अपने गेम्स को बहुत अच्छा बना सकते और यहाँ पर हमारे देश और विदेश में जाकर के हमारे भारत देश का नाम रोशन कर सके। आगे देखिए, खेलो इंडिया प्रोग्राम की संरचना जो कि इस प्रकार से है। खेलो इंडिया प्रोग्राम को निम्नलिखित 12 पटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आप लिख सकते हैं खेलो मैदान का विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास और राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन डिड द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग इट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लॉन्च द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 2017, और ये प्रॉपरली जो लागू हुआ था 2018 के आसपास हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोग्राम का मोटिवेट द कंट्रीज यूथ टैलेंट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी कि जो कंट्री का यूथ टैलेंट है वो पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर। ये इसका प्राइमरी पर्पस था। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक वा कर दीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा क्या बढ़ता है? मोटिवेशन। आप एक लाइक करते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से वापस धरती पर हमारा मोटिवेशन आ जाता है। तो ठोको लाइक। पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि योग के मानसिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द मेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ योग, या फिर योगा कह लीजिए। ठीक है, जो हम लोग योगा करते हैं तो उसका यहाँ पर हमें मानसिक महत्व क्या देखने को मिलता है, यानी कि मेंटल इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति भी योगा करेगा वो तनाव से मुक्त रहेगा। ठीक है, टेंशन उनसन उसके दिमाग में उतना नहीं रहने वाला है। ठीक है, तनाव रहित जीवन जिएगा वो, और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या गेम्स के अंदर अच्छा यहाँ प्रदर्शन करना हो। ठीक है, ये हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? योग की मदद से, यानी कि योगा की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होता है। योगा करने से कहीं ना कहीं हमारा देखा गया है कि याददाश्त भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी स्ट्रांग होता है बच्चों। तो इस तरह से आप योग के मानसिक महत्व के बारे में लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंड हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग मेमोरी। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर, और अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर हमें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किन्हीं 2 पेशेवरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब कि यहाँ पर CWSN की बात हो रही है, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे, विकलांग बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए किन्हीं 2 पेशेवरों की भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पेशेवरों की भूमिका जो कि निम्नलिखित है, जिसमें से आप लिख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक में आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिनियम 2016 के अनुसार उन्हें शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए तथा उन्हें सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियों को कराना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्मल बच्चों को यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो लगभग उसी हिसाब से भी उनको ये चीज़ें करवानी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, और किसी विशेष आवश्यकता के लिए विशेष उपकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ खास एक्टिविटी करवानी है और वहाँ पर हमें कुछ उपकरण की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट, बाल संबंधी खेल विशेषता आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि गामक क्रियाओं में वृद्धि हो, गति, शक्ति एवं तालमेल संबंधित क्रियाओं में वृद्धि हो सके। शोधकर्ताओं ने पाया है कि बॉल फेंकना, पकड़ना, जैसे कि घृणन करना आदि क्रियाओं से पेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। एक शारीरिक शिक्षक जो होता है, यानी फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है, बच्चों के अभिभावकों की एक चिकित्सक मदद से विशेष बच्चों के अक्षमता के आधार पर क्रियाएं तैयार करता है और एक चिकित्सक की सलाह से उन्हें क्रियान्वित करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कार्य करते हैं जो टीचर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ परामर्शदाता, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। परामर्शदाता मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि काउंसलर्स जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की जो है वो सकारात्मकता दर बढ़ जाती है। ठीक है, परामर्शदाता यानी कि जो हमें यहाँ पर
पॉजिटिव बातें बताता है और फ़ायदे वगैरह बताते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही करते हैं। तो उसी तरह से CWSN वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी परामर्शदाता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है? अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है। ठीक है? और भी एक चीज़ है कि परामर्शदाता मतलब कि यहाँ पर काउंसलर की बात कर रहा है, जो हमें बहुत अच्छी एडवाइस देता है। ठीक है? तो जो परामर्शदाता होते हैं, उनकी विशेषता के अनुसार उनके साथ परामर्श सत्र आयोजित करता है। ठीक है? तो इस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी टू प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है? तो दो प्रोफेशनल्स की बात करें तो एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो जाएंगे और एक आपके काउंसलर हो जाएंगे। ठीक है? और दोनों के बारे में आप जितना बता सकते हैं उतना बता दीजिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि योग निद्रा किस प्रकार की अवस्था है तथा इसके कोई 4 फायदे लिखिए। ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, फाइनल एग्जाम के अंदर। तो बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर इसके आंसर को। देखिए, योग निद्रा, संस्कृत शब्द योग का अर्थ होता है मिलन या फिर पूर्ण जागरण। आपने मैथ में भी ये शब्द सुना होगा, योग। योग मतलब जोड़ होता है बच्चों। ठीक है? और ये संस्कृत का शब्द है योग, इसका अर्थ होता है मिलन या पूर्ण जागरूकता। ठीक है? मैंने जागरण बोल दिया, माफी चाहूंगा। पूर्ण जागरूकता। और निद्रा का अर्थ होता है नींद। ठीक है? योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर सोता हुआ प्रतीत होता है, जहां पर शरीर जो होता है हमारा, वो ऐसा लगता है कि सो रहा है, लेकिन चेतना जागरूकता के गहरे स्तर पर काम कर रही है। ठीक है? ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये योग निद्रा होता है। अगर हम बात करें योग निद्रा के फायदों की, तो आप लिख सकते हैं कि गहरा विश्राम पैदा करता है ये, और तनाव और चिंता को कम करता है। जो योग निद्रा होता है वो यहाँ पर हमें गहरा विश्राम पैदा करता है, यानी कि हम बहुत डीपली रिलैक्स कर पाते हैं, और यहाँ पर जो तनाव चिंता वगैरह होता है उसको ये कम करता है बच्चों। ठीक है? नेक्स्ट, डिप्रेशन जैसे कि व्यवसायों को कम करता है ये। ठीक है? जो डिप्रेशन वगैरह होता है दिमाग में, है ना, उन चीज़ों को ये कम करता है। दर्द और दवाओं पर निर्भरता को ये कम करता है। किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दर्द रहता है तो कहीं ना कहीं उस दर्द को आराम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ कई सारे व्यक्ति होते हैं जो डेली बेसिस पर कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो ऐसी मेडिसिन यानी ऐसी दवाओं की जो निर्भरता है लोगों की, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं ये योग निद्रा कम करता है। ठीक है? नेक्स्ट, अनिद्रा से राहत देता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। कई सारे लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ से यहाँ पर रिलीफ दिलवाता है लोगों को, उस चीज़ से यहाँ पर निजात दिलवाता है। साथ ही साथ नींद की जो गुणवत्ता है, नींद की जो क्वालिटी है, हमारा स्लीप क्वालिटी, इसको काफ़ी बढ़ा देता है। ठीक है? आपने भी ये महसूस किया होगा कि कभी कभी आप सो करके उठते हैं तो बहुत ज़्यादा आप फ्रेश महसूस करते हैं, और कभी कभी आप जब सो करके उठते हैं तो बहुत ज़्यादा लेजी महसूस करते हैं। तो जिस दिन आप सो के उठे हैं और फ्रेश महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो नींद ली है वो एकदम क्वालिटी स्लीप है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता की नींद ली है। आप बिल्कुल गहरी नींद लेकर के उठे हैं, जिससे कि आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। ठीक है? इसीलिए आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है तो आप यहाँ पर लेजी सा, आलस सा ऐसा फील करते हैं। समझ रहे हैं? तो जो हमारी नींद की क्वालिटी है, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ सीखने की क्षमता और नए कौशल के अधिग्रहण में ये सुधार करता है। क्या? योग निद्रा बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है? जिसे इंग्लिश में हम फर्स्ट एड भी कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक उपचार के बारे में बहुत ईजी भी है। प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, वो जो शब्द है हमारा, इसका अर्थ होता है मामूली या गंभीर बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने वाली स्थिति को बिगड़ने से रोकना, या पेशेवर चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पहले स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए उपचार या तत्काल और अस्थायी देखभाल को संदर्भित करना।
मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड के अंदर फुटबॉल का यहाँ पर मैच चल रहा है, ठीक है, और कोई खिलाड़ी अचानक से यहाँ पर गिर गया, ठीक है, उसके घुटने में चोट लग गई और यहाँ पर घुटना छिल चुका है पूरी तरह से। तो एट द टाइम उसको हॉस्पिटल तो उतनी जल्दी नहीं ले जाया जा सकता है, तो इसीलिए वहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा और अपना फर्स्ट एड किट निकालेगा, उसके अंदर से डेटॉल वगैरह निकालेगा, उसके घुटने पर लगाएगा ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ना पकड़े वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट एड किट में पट्टी वगैरह होगी वो पट्टी वगैरह बांध देगा, देन जो है वो खिलाड़ी को डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा। तो जो व्यक्ति भागता हुआ आया और उस खिलाड़ी के घुटने पर यहाँ डेटॉल और इस तरह से करके पट्टी वगैरह बांधा, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट एड हुआ। समझ रहे हैं आप, यानी कि जान बचाने के उद्देश्य से भी हो सकता है या कोई मामूली चोट की वजह से भी हो सकता है, जो तुरंत जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है कि इसमें एक गंभीर स्थिति में प्राथमिक हस्तक्षेप शामिल हो सकता है, जैसे कि एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करते समय यहाँ पर कार्डियो पल्मोनरी जैसे कि रिसेस्ट्री सीपीआर करना साथ ही मामूली स्थितियों का पूरा उपचार जैसे कि फट पर प्लास्टर लगाना, ठीक है। मतलब कि एम्बुलेंस या हॉस्पिटल से पहले वाला जो यहाँ पर एक उपचार किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए बताया गया प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया आमतौर पर बुनियादी चिकित्सा प्रशिक्षण वाले किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, जिसको बेसिक लेवल का यहाँ पर मेडिकल साइंस की नॉलेज हो, ठीक है, वो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड दे सकता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज फर्स्ट एड एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि बौद्धिक अक्षमता तथा शारीरिक अक्षमता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता में क्या अंतर होता है, देखिए बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता में अंतर जो कि इस प्रकार से, पहले हम समझेंगे बौद्धिक अक्षमता के बारे में, यानी कि इस स्थिति में जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो किसी क्षति के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाएं कर पाता है, अपितु अनुकूल व्यवहार संबंधित क्रियाएं भी नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका बौद्धिक जो शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दिमाग से वो उतनी अच्छी तरह से सोच ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए जो डेली बेसिस का काम होगा वो उतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वो जो व्यक्ति है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है वो, ठीक है। इस कंडीशन में वो डेली बेसिस का जो एक्टिविटी होता है उसको अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो सही तरह से यहाँ पर अभी कार्य नहीं कर रहा है। अगला शारीरिक अक्षमता होता है एक, ठीक है, यानी कि आपका फिजिकल डिसेबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है, इस स्थिति से पीड़ित व्यक्ति किसी शारीरिक क्षति के कारण अपनी दैनिक क्रियाएं करने में असमर्थ रहता है, जैसे अंधापन, आंशिक यहाँ पर चीज आंशिका और अस्तिष्क की प्लासी, सुनने में परेशानी इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका शारीरिक अक्षमता, जिसके अंदर उसका दिमाग तो सही है व्यक्ति का, लेकिन वो अन्य कारणों से अपने डेली एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति अंधे हो, ठीक है, हो सकता है कोई सुनने में अक्षम हो जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, यानी कि जो बहरे लोग होते हैं, या फिर जो और कई चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, तो ये शारीरिक अक्षमता के अंदर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 6 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है और 9 वर्ष तक की होती है, और 9 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाती है, जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, जिसे अंग्रेजी में हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए शारीरिक विकास, लड़कों और लड़कियों की भौतिक विशेषताएं परिपक्व होती हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, इस एज के अंदर वो मैच्योर होना शुरू होते हैं। अगला भावात्मक विकास, जिसके अंदर भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है,
ये जो आपका एज होता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी-कभी, है ना? आप भी इस एज से गुज़रे होंगे तो आपको आइडिया होगा, मैं भी इस एज से गुज़रा हूँ तो मुझे भी आइडिया है। हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, है ना? इस तरह से काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अगला बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इस अवस्था में मानसिक स्तर का भी विकास होता है और बच्चा चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण करने लगता है और चर्चा करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये जो आपका टाइम होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, इसमें क्या होता है कि उसका मानसिक स्तर का विकास हो रहा होता है, यानी कि मेंटल लेवल का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसके अंदर जो बच्चा होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है? चीज़ों का निरीक्षण करता है और बहुत क्लोज़ली ये सब चीज़ें वो कर रहा होता है और उसके अंदर ये अब क्षमता आ जाती है, ये एबिलिटी आ जाती है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर पाता है, समझ रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा अब वो कर पाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। लास्ट में आ जाएगा हमारा सामाजिक विकास, जिसके अंदर किशोर अपने आस-पास की दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है? सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जिसके अंदर जो किशोर्स होते हैं, वो अपने आस-पास का जो दुनिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब इन डिटेल द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। तो अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि वयस्क अवस्था की विकासात्मक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है? अभी तक हमने यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में समझा, अब हम यहाँ पर वयस्क अवस्था के बारे में समझेंगे, यानी कि एडल्ट जो होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, वयस्क अवस्था, सबसे पहले हम बात करें शारीरिक विकास की, तो इस अवस्था में मांसपेशियाँ परिपक्व हो जाती हैं और उनकी शक्ति में सुधार आ जाता है, ठीक है? जो हमारी मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं और उसके अंदर काफ़ी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों? तो ये आप लिख सकते हैं। और क्या-क्या लिख सकते हैं आप कि बौद्धिक विकास, दिमाग पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है इस टाइम तक, यानी कि जो हमारा माइंड होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, ब्रेन बिकम फुल्ली मैच्योर। नेक्स्ट, भावात्मक विकास, इस अवस्था में भावनाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है, ठीक है? ये जो अवस्था होती है, ये जो स्टेज होता है, इसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर कि कब हम गुस्सा करेंगे, कब हम रोएँगे, कब हम हँसेंगे, तो इन चीज़ों पर काफ़ी कंट्रोल होता है हमारा, ठीक है? कब? वयस्क अवस्था के अंदर। सामाजिक विकास की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, वयस्क समाज के क्रियाशील सदस्य बन जाते हैं, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं वो सोसाइटी के एक फंक्शनल मेंबर बन जाते हैं। उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि समाज, देश, दुनिया कैसे काम करता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं वयस्क अवस्था के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि श्वसन तंत्र की संरचना के किन्हीं 3 अंगों को विस्तार से समझाइए। तो सबसे पहले समझिए श्वसन तंत्र के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये होता है क्या जी? तो ये हमारे शरीर की जैसे कि प्रणाली में से एक है, कई सारी प्रणालियों में से एक है, जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? जो बाहर जो हवा है, ऑक्सीजन है, उसको अंदर लेने में ये हमारी सहायता करता है और यह अंगों और ऊतकों का नेटवर्क है जो हमें सांस लेने में मदद करता है, ठीक है? आप यहाँ पर ये चित्र भी देख पा रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया है, ये हमारे फेफड़े हैं इस तरह से और ये हमारा विंड पाइप है, यानी कि जिसके अंदर से हवा आती है फेफड़ों तक, ठीक है? इस तरह से। तो बाहर जो हवा बह रही होती है बच्चों, वहाँ से हम नाक से सांस लेते हैं और फिर फेफड़ों में जाता है इस तरह से विंड पाइप की मदद से और फिर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाता है पूरे यहाँ पर जैसे कि दिमाग वगैरह में, पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन वगैरह जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। और श्वसन तंत्र की संरचना की बात करें तो आप लिखेंगे श्वसन प्रणाली संरचना में शरीर के विभिन्न अंग शामिल होते हैं, जैसे कि श्वसन प्रणाली में उनकी भागीदारी के साथ नीचे दिखाया गया है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? और इनके बारे में लिखा भी हुआ है कि मुंह और नाक, ये श्वसन तंत्र का आरंभ या खुलना है जो बाहर से हवा को शरीर के अंदर खींचता है, ठीक है? जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा मुंह है और ये नाक है। कभी-कभी जब नाक बंद हो जाता है तो हम मुंह से सांस ले लेते हैं, यानी कि मुंह और नाक ऐसा हमारा यहाँ पर शरीर का अंग होता है जिससे कि हम हवा अंदर खींचते हैं। अगला होता है साइनस। साइनस क्या होता है जी?
तो यह नाक की हड्डी का खोखला क्षेत्र है और यह हवा के तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हम अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये हवा का जो टेम्परेचर होता है और उसकी जो ह्यूमिडिटी वगैरह होती है उसको ये काफ़ी कंट्रोल करता है, जिससे कि हम अच्छे से सांस ले सके। अगला होते हैं हमारे फेफड़े, जो कि यहाँ पर श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। 2 फेफड़े होते हैं हमारे। ठीक है, आप दोनों साइड देखेंगे अपने शरीर पे तो आपके 2 फेफड़े अंदर की तरफ है। ठीक है, और फेफड़े हवा से ऑक्सीजन को हटाने और इसे रक्त में भेजने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप भी बोलेंगे सर क्या आप बता रहे हो, 2 फेफड़े होते हैं हमें पता है, क्या आप भी हमें छोटा बच्चा समझ लिए हो क्या? तो जोक था बच्चों। ठीक है, जोक नहीं, मतलब 2 फेफड़े तो होते ही हैं, ये तो मान के चलना ही है, मानना नहीं मतलब होना ही है। 2 फेफड़े हैं हमारे, सबके 2 फेफड़े हैं। ठीक है, मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ आज। खैर, तो फेफड़े जो होते हैं बच्चों, वो हमारे श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं और ये 2 होते हैं। और फेफड़े हवा से ऑक्सीजन को हटाने और इसे रक्त में भेजने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो हम हवा अंदर लेते हैं उसमें खाली ऑक्सीजन ही थोड़ी होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, अदर गैसेस भी होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन होता है, प्योर ऑक्सीजन, उसको ये साफ करता है और वो हमारे ब्लड के अंदर भेजने के लिए ये जिम्मेदार होता है। अगला होता है डायाफ्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, सांस लेने के दौरान डायाफ्राम अनुबंध और चपटा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप छाती होती है। ठीक है, और यह संकुचन एवं निर्वात बनाता है और जो फेफड़ों में हवा को खींचने के लिए मदद करता है। तो ये डायफ्राम होता है। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। तो सबसे पहले मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा दिया कि ऐसा होता है, फिर उसके बारे में बता दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि एक एथलीट द्वारा अति भार से बचाव के कोई 6 सुझाव लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो अति भार आ जाता है यानी कि ओवरलोडिंग आ जाता है, एक तरह से बर्डन आ जाता है एथलीट के ऊपर, तो उससे यहाँ पर कैसे बचा जा सकता है। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि अति भार से बचाव के लिए सुझाव जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, पहला, प्रशिक्षण सत्र की थकान से उबरने के लिए नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना चाहिए। जब भी कोई ट्रेनिंग वगैरह हो रहा होता है तो वहाँ पर एक नियमित अंतराल पर, एक टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पर गैप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि बॉडी रिलैक्स कर सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, कुछ समय के लिए प्रशिक्षण की मात्रा को कम कर दे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, तो कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पर जो ट्रेनिंग का टाइम होता है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गेम का ये हो सकता है। अगला, प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन करें कि हर रोज शरीर की किसी अलग मांसपेशियों से संबंधित व्यायाम किए जा सके। ठीक है, यानी कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उसको ना इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि डेली बेसिस पर ना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर जो है एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि ओवरऑल आपका पूरा बॉडी का यहाँ पर एक्सरसाइज होते रहे, ना केवल एक आपका पार्ट का हो, यानी हाथ या पैर का ही केवल ना हो, बल्कि पूरे शरीर का होता रहे। आपको इस हिसाब से अपना ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम करना चाहिए कि हाँ इस दिन मैं ये करूँगा, इस दिन मैं ये करूँगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे जो लोग जिम जाते हैं, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो यहाँ पर अपना मतलब जिम जाता है इस तरह से। ठीक है, तो वो अपना ना मुझे शेड्यूल दिखाता है इस तरह से कि देख भाई, मंडे वाले दिन मैं यहाँ पर ये करता हूँ। ठीक है, पूरा चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ। जो आपका ट्यूसडे वाला दिन होता है उस दिन मैं ये अपना करता हूँ दूसरा एक्सरसाइज, फिर अगले दिन मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह से करके पूरे सप्ताह का उसके पास शेड्यूल है, हर दिन वो अलग अलग एक्सरसाइज करता है। ठीक है, जिससे कि उसके पूरे बॉडी का यहाँ पर एक्सरसाइज हो सके। तो अगर किसी को अपना अति भार कम करना है, यानी कि जो एक बर्डन होता है एथलीट्स के ऊपर, ठीक है, वो उसको कम करना है यहाँ पर, तो उसे यही करना चाहिए कि अपने हिसाब से अपने ट्रेनिंग को ना वो कर लेना चाहिए कि जिससे कि उसके पूरे बॉडी का यहाँ पर व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो। नेक्स्ट, सोने का समय बढ़ाना चाहिए हमें। ठीक है, जो हमारा स्लीप का टाइम होता है उसे बढ़ाना चाहिए। जैसे 8 घंटे सोते हैं तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया। ठीक है, या 9 घंटा सो लिया, 1 घंटा ही एक्स्ट्रा सो लिया, तो जिससे कि ये रहेगा कि हमारा बॉडी काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो जाएगा। अगला, अति भार से प्रभावित मांसपेशियों की मालिश करनी चाहिए। जो भी आपका पार्ट बहुत ज़्यादा अति भार से प्रभावित है, चाहे आपका पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है, कंधा हो सकता है, पीठ हो सकता है, जो भी ज़्यादा प्रभावित है तो उसकी मालिश करनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी आपको रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट, विपरीत तापमान थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आपका
जो कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर थेरेपी होता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए इससे बचाव के लिए। और लंबे समय तक आराम के दौरान बीच बीच में छोटी स्प्रिंट दौड़ लगाते रहना चाहिए। ठीक है, जो आपका लंबे समय तक हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं तो उसमें बीच बीच में जो शॉर्ट स्प्रिंट आपका यहाँ पर दौड़ होता है वो लगाते रहना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि किस वैज्ञानिक ने शरीर के आकार अर्थात जोसुकिटो टाइप के आधार पर सभी व्यक्तियों को कितने भागों में बांट दिया इस तरह से ना, तो उसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए, मानव शरीर के प्रकार का अर्थ मानव शरीर के आकार व रचना से होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने इनके अनुसार इन्होंने शरीर के आकार अर्थात टाइप के आधार पर सभी व्यक्तियों के शरीर जो होते हैं उसको कई श्रेणियों में बांट दिया, जो कि मुख्यतः 3 है। आपका होता है एक एंडोमॉर्फ, दूसरा होता है मेसोमॉर्फ और तीसरा होता है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ व्यक्तियों की जो है सो की विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर हर्बर्ट सेल्डन ने यहाँ पर 3 तरह के उसमें बांट दिया व्यक्तियों को, पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये व्यक्ति हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। जो सो कि एंडोमॉर्फ होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, एक एवरेज सी हाइट होती है और ठीक ठाक एकदम वो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है इनका। ठीक है, एक होते हैं मेसोमॉर्फ, जिनका हाइट भी ठीक ठाक होता है और वेट भी ठीक होता है, बिल्कुल एकदम ये फिट व्यक्ति होते हैं एक तरह के। ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पर एक्टोमॉर्फ। ठीक है, जिनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये थोड़े पतले टाइप के होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चित्र में ही देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में समझ लेते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए एंडोमॉर्फ के बारे में कि इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर गोल मटोल होता है। वह जैसे कि लंबाई कम होती है। उनके हाथ व पैरों के ऊपरी भाग निचले भाग से मोटे होते हैं। बड़ा व सुदृढ़ शरीर खेलों में क्षमता को बाधित करता है। तो इतना मोटा और बड़ा शरीर जो होता है गेम्स के अंदर कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है। अगले होते हैं हमारे एक्टोमॉर्फ वाले व्यक्ति, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये वाले, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्टोमॉर्फ वाले होते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर पतला एवं लंबा होता है। इनके शरीर की संरचना कमजोर होती है तथा इन्हें अपना भार वजन बढ़ाने में परेशानी होती है। ठीक है, जो इनका वेट होना चाहिए वो बढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक ढांचा हल्का होता है, अतः इनकी शरीर सहन शक्ति सहन क्षमता संबंधित खेलों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि जिम्नास्टिक वगैरह के लिए ये परफेक्ट माने जाते हैं। और लास्ट में हमारे आते हैं एक्टोमॉर्फ। ठीक है, जो एकदम फिट एंड फिनिश होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच में आपको एकदम बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं, मस्कुलर टाइप के, जिनके मसल्स वसल डोले सोले दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका मेसोमॉर्फ होते हैं। इनके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, ये एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये मैंने एक्टोमॉर्फ लिख दिया है यहाँ पर, ये मेसोमॉर्फ होगा बच्चों आपका। ठीक है, एक्टोमॉर्फ तो ये वाले होते हैं हमारे। ठीक है, ये वाले ये मेसोमॉर्फ होते हैं और एंडोमॉर्फ तो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, चलिए तो अभी जो हम थर्ड में समझेंगे वो हम लोग मेसोमॉर्फ के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे बच्चों? मेसोमॉर्फ के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर पतला एवं लंबा होता है। ठीक है, ये मैं काट देता हूँ। पतला और लंबा होता है। इनके शरीर की संरचना, एक सेकंड, ये ना आई थिंक मिसटाइप ही हो गया है पूरा, माफ़ी चाहूँगा, ये ना मिसटाइप हो गया। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर यहाँ पर बिल्कुल फिट एंड फिनिश होता है, यानी कि जो उनका वजन होना चाहिए और जो उनका हाइट होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, वो बिल्कुल समान होती है और वे लगभग हर प्रकार के खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह के व्यक्ति। बाकी एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, यहाँ पर आप इन सब के बारे में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अंदर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो आपका नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके जो यहाँ पर कार्य है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए जी बता देते हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य जो कि इस प्रकार से है। पहला, ओलंपिक सिद्धांतों व मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना।
ओलंपिक संविधान का पालन करना, सभी के लिए खेल व खेल प्रदर्शन में विकास को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ खेलों में भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करना और विश्व में डोपिंग रोधी जो सो कि संहिता जो है उसको मानना व लागू करना कि डोपिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह से, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य व चिकित्सा देखभाल के उपायों को समर्थन देना। तो इस तरह से टोटल 8 मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य है बच्चों। क्लियर है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द नेशनल ओलंपिक कमिटी एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि स्वास्थ्य का अर्थ समझाइए तथा स्वास्थ्य का महत्व लिखिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पर हेल्थ होता है उसके बारे में आपको बताना है कि मीनिंग क्या होता है हेल्थ का, यानी स्वास्थ्य का मीनिंग क्या होता है, और हेल्थ का यानी स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है। तो समझिए, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना व शरीर में कोई भी समस्या ना होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। जब आदमी के शरीर में कोई समस्या नहीं होता, एकदम बिंदास होता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तो वो क्या कहलाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है या एक स्वस्थ शरीर कहलाता है। स्वास्थ्य का महत्व आप लिख सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो जीवन व्यापिक करने में सहायता होता है। ठीक है, शरीर को निरोगी बनाने में सहायक होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर निरोगी रहेगा, उसको कोई भी बीमारी नहीं होगा। शरीर में शक्ति बनाए रखने में ये सहायक होता है। मानसिक समस्याओं से जूझने में सक्षम होता है। अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी ये फेस कर सकता है स्वस्थ व्यक्ति। कुछ और चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ब्लड डोपिंग किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों को समझाइए। अभी तक हमने सिर्फ डोपिंग के बारे में समझा, अब यहाँ पर हमसे ब्लड डोपिंग के बारे में पूछ रहा है कि ये होता क्या है और इसके टाइप्स बताने। तो ध्यान से समझिएगा, ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग लाल रक्त जो कि कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है जो गलत एवं प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। ठीक है, तो जो ब्लड डोपिंग होता है बच्चों, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसकी वृद्धि करने की कोशिश की जाती है, उसकी संख्या, ठीक है, वो बढ़ जाए, इसका यहाँ पर प्रयास किया जाता है। इसके लिए गलत जो पदार्थ होते हैं जो नहीं लेना चाहिए वो लोग अपने शरीर में लेते हैं, मोस्टली जो खराब प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। पहला होता है ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और दूसरा होता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, पहले समझिए ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग क्या होता है कि खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के रक्त चढ़ा दिया जाता है, इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं, जिससे कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जो कि गलत है आपका। नेक्स्ट होता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। जब एक व्यक्ति के शरीर से ताज़ा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, इसे होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इससे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पहचान की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मांसपेशियां जो होती है, सहन क्षमता इनकी बढ़ जाती है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ पावर है वो बढ़ जाती है, जो प्रकार और मांसपेशियों को सहन क्षमता बढ़ाती है और खेलों का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। जो गेम्स का परफॉर्मेंस होता है उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज ब्लड डोपिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आसन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको आसन का क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है उनको। तो चलिए समझते हैं आसन का वर्गीकरण, जो कि निम्नलिखित है। पहला, ध्यानात्मक आसन, जिसमें जाहिर सी बात है हम ध्यान लगाएंगे, जो कि आपका पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, गोमुख आसन हो सकता है। इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है, व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका ध्यानासन। अगला होता है विश्रामात्मक आसन, जिसमें हम जाहिर सी बात है थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो इसके अंदर हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, जैसे कि संसाकासन, स्वशासन, मकरासन आदि। इन्हें करने से
शारीरिक व मानसिक थकावट दूर हो जाती है और पूरी तरह से हमें विश्राम मिलता है, यानी कि रिलैक्स मिलता है। और थर्ड होता है हमारा जो सो कि सर्वधारणात्मक आसन। इसमें क्या होता है, सिंहासन, हलासन और मयूर रसन। यह शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है और यह प्राणायाम प्रत्याहार धारण को सामर्थ्य देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, क्लासीफाई आसनस एंड आपको आंसर इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल पेपर में करवाया भी है बच्चों। 21वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि खेलों में गरमाना अर्थात वार्म अप से आप क्या समझते हैं तथा इसकी विधि का आपको जो है सो कि बताना है, मतलब विधियां जो होती हैं उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे ये होता है। तो वार्म अप मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। कोई भी हम एक्टिविटी करने से पहले, फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले, कोई गेम खेलने से पहले, कोई एक्सरसाइज करने से पहले हम ना अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। जैसे हाथ पैर इधर उधर हिलाना है ना। आप देखते होंगे जो लोग जिम जाते हैं तो जिम में जाकर ऐसे ही हैवी वेट नहीं उठाने लग जाते हैं कि जिम दे शौकीन हैवी वेट मार दे, लो डंबल उठा लिया यहाँ पर, ऐसा नहीं करते। वो पहले अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पुशअप वगैरह कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा ट्रेडमिल पर दौड़ लिया, या जैसे कि हाथों को इधर उधर कर लिया, जिससे कि उनका जो ओवरऑल बॉडी है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाए, समझ रहे हैं। और वार्म अप को लेकर के भी यहाँ पर एक डायलॉग है जो कि बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है हमें। और ये जैसे कि उनका डायलॉग है जो वो नहीं है, टाइगर श्रॉफ, उनका डायलॉग है कि जो तुम्हारा ये टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है ना। काफ़ी फेमस डायलॉग है, आप देख भी सकते हैं। खैर, तो आते हैं वार्म अप के ऊपर। तो गरमाना या फिर वार्म अप और उसकी विधियां देखिए। गरमाना एक हल्की और कम अवधि की शारीरिक गतिविधि है जो किसी भी कठिन या नियुक्तिपूर्ण खेल या व्यायाम से पहले की जाती है। ठीक है, निपुणतापूर्ण, ठीक है, निपुणतापूर्ण खेल या व्यायाम से पहले की जाती है। इसका उद्देश्य शरीर और मन को मुख्य गतिविधि के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, कि भैया हमारा जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है वो जो हम मेन एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव हो जाए, तैयार हो जाए। वार्म अप में 10 मिनट के हल्के व्यायाम जैसे धीमी दौड़, मांसपेशियों का खिंचाव आदि शामिल होता है और यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार करता है, जिससे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और चोट से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वार्म अप के बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर गरमाने की विधियां दे रखी हैं, जैसे हम जॉगिंग या धीरे धीरे दौड़ सकते हैं, साधारण व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइडिंग कर सकते हैं। इसमें खिलाड़ी को लंबी दौड़ 50 मीटर से कम ही होनी चाहिए, ये करनी चाहिए, जिससे शरीर की गति और सहन शक्ति बढ़े, और खिंचाव वाले व्यायाम कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को गरमा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्मिंग अप इन स्पोर्ट्स एंड डिस्क्राइब इट्स मेथड्स। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बच्चों इस वीडियो के लिए। जो कंटेंट इकट्ठा किया है हमने उसके लिए बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल तैयारी है फाइनल एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों, और 22वां क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कह रहा है कि इस चित्र को देखिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये चित्र दिया गया है। ठीक है, और ये ओलंपिक खेलों को लेकर के है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छल्ले टाइप को आपको इस तरह से दिखेगा, गोला गोला। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको गोला गोला दिखा, और ये अलग अलग रंगों के हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब इसके आधार पर देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए। तो 1894 में बैरन पियरे डी जो सो कि कुपर्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की, और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में IOC के तत्वाधान में एथेंस में आयोजित किया गया। एथेंस में खेला गया था 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज कब और किसने बनाया था। तो ओलंपिक ध्वज 1913 में बैरन जो सो कि कुपर्टीन के मार्गदर्शन में बनाया गया और 1914 में जारी किया गया। ये वही साल था जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक का आदर्श वाक्य यहाँ पर CTS, LTS और 4TS है। इसका मतलब क्या होता है।
तो देखिए ओलंपिक ध्वज में 5 रिंगों के नीचे सीटीएस, अल्टीएस और ओटीएस और यहाँ पर टुगेदर जो होता है, जिसका अनुवाद तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ है। लेकिन इसे पहली बार 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुख्य स्टेडियम में फहराया गया था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से, तो इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले हैं और प्रत्येक छल्ले का रंग क्या है? ठीक है, तो आप देखेंगे ओलंपिक का जो प्रतीक है इसके अंदर 5 छल्ले हैं और पांचों का अलग अलग आपको रंग यहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, नीला, लाल, इस तरह से ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ओलंपिक प्रतीक में 5 इंटरलिंक्ड आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं। ये छल्ले 5 अलग अलग रंगों में होते हैं। जब इन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बाएं से दाएं की ओर होते हैं। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल होते हैं ये रंग। ठीक है, जो छल्लों का होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट। ठीक है, तो इस पिक्चर को आपको देखना है और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया, बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देख रखा है ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि षटकर्म किसे कहते हैं, और जैसो कि यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए और षटकर्म करने से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। षटकर्म, हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है, जिन्हें हम षट कर्म भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। ठीक है, कौन कौन से है? नैति। ठीक है, देखिए यहाँ पर षटकर्म यौगिक क्रियाएं बता रखी हैं, जिसके अंदर नैति हो जाता है और नासिक जो सो कि मार्ग को साफ शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है ये। अगला होता है धोती, इसमें क्या होता है? आहार नली की सफाई होती है। अगला होता है नोली, इसमें अमाशय के अंगों की मालिश एवं सशक्तिकरण होता है। अगला होता है बस्ती, इसमें आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक हमें देखने को मिलती है। फिर कपाल भाती आ जाता है, मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक हमें देखने को मिलता है। और फिर त्राटक गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया, एकाग्रता की शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर षटकर्म यौगिक क्रियाएं लिख सकते हैं। और अगर बात करें इसके लाभों की, तो ये करने के हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है और मुख्य अंगों को सक्रिय बनाता है ये। ठीक है, तो मनुष्य का जो शरीर है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और जो मेन हमारे ऑर्गन्स है उनको ये एक्टिव बनाता है। ठीक है, क्या? षटकर्म। ठीक है, और शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी होता है ये। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की शुद्धिकरण में सहायक होता है। जो हमारा माइंड होता है उसके ये शुद्धिकरण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, उसको ये बहुत ज़्यादा शुद्ध करता है। विभिन्न अंगों के विचरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, और विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि में ये सहायक होता है षट आपका कर्म। ठीक है, और रक्त संचालन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको ये बेहतर बनाता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।